हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ये एक क्वेश्चन पेपर एक केंद्रीय विद्यालय का है। हो सकता है कि आपके स्कूल के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आए। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन ये जरूरी है कि फॉर्मेट सेम रहेगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख करके यूटिलाइज करके अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 60 मार्क्स का होने वाला है। इस 60 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर आपके लिए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव का ये पूरा कंप्लीट पैटर्न होने वाला है, जिसके अंदर आपके पास 2 पैसेज आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो पैसेज होंगे वो 8 मार्क्स का और एक 7 मार्क्स का आपका आ जाएगा। उसके बाद सेकंड आपका है सेक्शन बी, जिसके अंदर राइटिंग स्किल और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए होगा और ये 15 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये लास्ट जो सेक्शन होगा सी, ये आपका लिटरेचर, यानी जो भी स्टोरी और पोएम आप अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पूछे जाएंगे और ये होगा आपका 30 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा। बाकी उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपको गिवन होगी, जैसे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, आपको सभी के सभी सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और बाकी इंटरनल चॉइस भी किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पेपर को आपको इसके अंदर आंसर राइटिंग करनी होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट सेक्शन यानी रीडिंग सेक्शन के साथ। तो रीडिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एज बिलो। देखो यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया और इस पैसेज में आपको बोला जा रहा है पहले इसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको देने होंगे। जैसे इसे पढ़ लेते हैं एक बार। वंस द किंग ऑफ द जंगल लायन सेड इट्स फ्रेंड, एज यू नो आई एम द किंग ऑफ द जंगल एंड माई कब इज गोइंग टू बी नेक्स्ट किंग। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड हिम विद द एजुकेशन फिट for a king. Please suggest a good teacher for my cub. The owl suggested the fox as it is the supposed to be a very clever. The lion replied, no worry, no way. The fox is very cunning and always lie. He cannot teach my son. The owl suggested the elephant, but the lion said, elephant is just strong but not intelligent. He cannot be my cub's teacher. अब देखो यहाँ पे ना जो किंग है जंगल का, यानी हम लोग लायन के बारे में पढ़ रहे हैं और लायन अपने फ्रेंड के साथ जो बातचीत कर रहा है उसकी बात जो कन्वर्जेशन चल रही है उसके बारे में ये पैराग्राफ है, ये पैसेज है, जिसके अंदर वो आउल से बातचीत करता है कि भी मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए कौन बेस्ट टीचर होगा। तो सबसे पहले उसने फॉक्स को सजेस्ट किया कि वो होगा, लेकिन लायन ने मना कर दिया, नहीं वो तो बहुत क्लेवर है, वो मेरे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाएगा। फिर उसने एलिफेंट को सजेस्ट किया, तो एलिफेंट के बारे में बताया कि नहीं ये इंटेलिजेंट नहीं है, स्ट्रांग है बट इंटेलिजेंट नहीं है, इस एलिफेंट को भी उसने अपने बच्चों का टीचर नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट होता है जो आउल बोलता है, द आउल सजेस्टेड मैनी एनिमल्स नेम्स बट लायन डिड नॉट अप्रूव ऑफ एनीबडी। अब उसके बाद जो आउल था उसने बहुत सारे एनिमल्स के नेम सजेस्ट किए पर उसने किसी को भी अप्रूव नहीं किया। फाइनली द आउल सेड, okay, why don't I teach your son? The lion readily agreed, as the owl is supposed to be very wise. He appointed as the wise owl as the कब टीचर। अब उसके बाद जब कोई भी एनिमल उसे नहीं मिला, नहीं उसने पसंद किया अपने बच्चों के टीचर के रूप में, तो आउल ने बोला क्यों नहीं कि आप आउल को ही एज ए टीचर अपने बच्चे के टीचर अपॉइंट कर लो। तो फिर जो ये लायन है वो बहुत एग्री हो गया और उसने फिर सबसे समझदार जो उल्लू था, आउल था, उसको उसने अपने बच्चों के लिए टीचर के काम को दे दिया। तो ये एक तरह से पैसेज था और इस पैसेज के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको, इन जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड के साथ आपको इसे फिल करना है। जैसे फर्स्ट है द यंग वन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड अ डैश। क्या बोला जाता है लाइन के बच्चों को, तो कब बोला जाता है। आप ये कब अपने आंसर में लिख सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट द किंग ऑफ द जंगल इज, तो लाइन इज किंग, एक किंग होता है जंगल का, तो आप लाइन यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। थर्ड में आपको बोला जा रहा है द लाइन वांटेड अ गुड डैश फॉर हिज सन। अब वो लाइन जो था अपने बच्चों के लिए टीचर सर्च कर रहा। द लाइन वांटेड अ गुड डैश फॉर हिज सन, जो लाइन था वो अपने बच्चे के लिए किसको सर्च कर रहा था, टीचर को सर्च कर रहा था। तो आप अपने आंसर में टीचर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ में आपको बोला जा रहा है द लाइन डिड नॉट वांट द फॉक्स टू बी टीच हिज सन बिकॉज ही इज डैश। अब डैश की जगह जो है फॉक्स कैसा था, कनिंग था,
बहुत ज्यादा चालाक था, तो वो नहीं चाहता था कि वो अपने बच्चे को फॉक्स से पढ़वाए, इसलिए यहाँ पे जो आंसर में आप क्या लिख सकते हो, कनिंग अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ में आपसे पूछा जा रहा है फाइनली द लायन सेलेक्टेड द डैश एज ए टीचर। उसने सबसे लास्ट में क्या किया, उसने आउल को ही सिलेक्ट कर लिया एज ए टीचर अपने बच्चे के लिए, तो आप यहाँ पे आउल लिख सकते हैं अपने आंसर में। उसके बाद सिक्स्थ में आपको बोला जा रहा है ही सेड द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट डैश। एलिफेंट स्ट्रॉन्ग जरूर है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि एलिफेंट स्ट्रॉन्ग जरूर है बट वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए उसने एलिफेंट को सिलेक्ट नहीं किया था। तो जैसे ये इंटेलिजेंट है, ये आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सेवंथ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मीनिंग ऑफ वॉइस इन द पैसेज। अब देखो इस पैराग्राफ को जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, इसमें वॉइस एक वर्ड आया था, वॉइस की मीनिंग पूछा जा रहा है यहाँ पे कि उसने अपने बच्चे के लिए वॉइस एनिमल को सिलेक्ट किया, वॉइस आउल को सिलेक्ट। वॉइस मीन समझदार कह सकते हो एक तरह से, या इंटेलिजेंट कह सकते हो, या वेल बिहेव कह सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद 8 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द अपोजिट ऑफ डिसएग्री। डिसएग्री है तो उसकी अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी, एग्री हो जाएगी, यानी कि इसका एक तरह से एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, डिसएग्री का क्या होगा, एग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि ये जो पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन थे, इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 8 पार्ट थे, इसके आंसर आपने कर लिए। अगर आप 8 के 8 बिल्कुल सही आंसर कर लोगे तो आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपका ये 7 मार्क्स का एक और पैसेज है, और इसमें भी क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रीड द पैसेज और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस वाले पैसेज को भी रीड कर लेना। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर, उसके बाद ये सेकंड है, उसके बाद ये आपके लिए थर्ड है, और थर्ड के बाद नेक्स्ट आपके लिए फोर्थ है। ये चारों को चारों अच्छे से आप पढ़ लेंगे, चारों पैराग्राफ मिला के पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, और उसके बाद इस बेसिस पे भी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 2.1 में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे जो देख सकते हो 5 ब्लैंक्स है, तो 5 ब्लैंक्स में आपको कोई पढ़ने के बाद जो भी इसके अकॉर्डिंग सुटेबल आंसर होगा वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 2.2 में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलो वर्ड। देखो यहाँ पे ना प्लीजेंट और ये सरप्राइज, इसकी जो मीनिंग जो आपको लिखनी है, जो आपने इस पैसेज में पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आएगा इससे रिलेटेड है, ठीक है, उसे यहाँ अपने आंसर में लिख देना है यहाँ पे। तो ये 7 मार्क्स का है, अगर 7 के 7 आप बिल्कुल ठीक करेंगे तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेक्शन था जिसके अंदर 2 पैसेज थे, फर्स्ट पैसेज तो ये वाला था जो हमने पढ़ा, और उसके बाद सेकंड पैसेज जो है आपका ये वाला जो आप लोग खुद से पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आपका 15 मार्क्स का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में ये आपका राइटिंग पोर्शन है और ग्रामर पोर्शन है, जो कंबाइंड ये 15 मार्क्स का है, जिसके अंदर ये है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट ए बायो स्केच ऑन महात्मा गांधी ऑन द क्लू गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे ना महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे उनके बर्थ के बारे में गिवन है, उनके फादर के बारे में गिवन है, उनकी मदर के बारे में गिवन है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में गिवन है, उनका प्रोफेशन क्या था वो भी गिवन है, और इसके अलावा उनकी डेथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। यानी कि गांधी जी के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ दे दी गई है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर में उनके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस में उसके बारे में बताना, उनका रफ स्केच बनाना है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, ये सारी जानकारी फिलफिल करेंगे, तब जाके आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हो कि महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी वगैरह, इस तरह से स्टार्ट करके फिर 1 बाय 1 बर्थ, फादर नेम, मदर के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन और डेथ के बारे में सारी जानकारी आप लिखेंगे तो आपको यहाँ 4 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, अब ये थर्ड क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अरेंज द एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ एंड साइंस। अब आप लोग चाहते हो कि आपके स्कूल में ना मैथ और साइंस की एक्स्ट्रा क्लासेस हो आफ्टर स्कूल आप, इसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे कि, और उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ एंड साइंस, और उसके बाद पूरा कंटेंट जैसे लीव एप्लीकेशन लिखते हो ना, एज इट इज वैसे ही फॉर्मेट बना के आपको लिखना है। बस यहाँ पे क्या होगा, लीव लेने की जगह यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वे सर मैम जो भी हैं आपके स्कूल में, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपको मैथ और साइंस की एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाए ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, आपके अच्छे रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो ये बातें मेंशन करके आप पूरा फॉर्मेट फॉलो करके लिख लेंगे तो आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स का आपका ये एप्लीकेशन है, 4 मार्क्स का ये बायो स्केच जो लिखने के लिए आपको बोला गया महात्मा गांधी का, ये लिखना है। तो 8 मार्क्स का पोर्शन तो यहीं पे हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए जैसे आपने ये कंप्लीट कर लिया तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट में ना यहाँ कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन आपको सारे नहीं फिल करने, इसमें से 1 पिक करना है और ये ऐसा पिक करना है कि बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो 4 मार्क्स का तो ये ब्लैंक है, जैसे ये फर्स्ट वाला पढ़ोगे, द कैट जम्प डैश्ड चेयर, तो कैट जो है चेयर के ऊपर जंप करेगा, तो ऑन द चेयर लिख सकते हो अपने आंसर में, तो ये फिल कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए
यहाँ आपके लिए जो सेकंड में सेंटेंस गिवन है, ही एट्स डैश एप्पल, ये तो एप्पल है तो एप्पल की जगह आगे क्या लिख सकते हो, एन लिख दोगे, हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए कि अ मैन इज नोन डैश, मैन इज नोन डैश द कंपनी ही कीप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही, तो जैसे बाय की वजह से आप इसको पूरा कंप्लीट कर पाओगे। और लास्ट में है व्हाट आर यू लुकिंग डैश, लुकिंग फॉर यहाँ लिख दोगे तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए थे, इन ऑप्शन को करेक्ट वर्ड आप यूज करके इसे फिल कर देंगे, तो अगर सही आंसर होगा तो आपको ये 1 मार्क्स हर एक सेंटेंस के लिए आपको यहाँ मिल जाएंगे, और टोटल ये 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फाइनली लास्ट में आपका जो है ये 3 मार्क्स का जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इसमें आपको बोला जा रहा है डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो भी राइट ऑप्शन आपको लगता है वो यहाँ फिल करेंगे और अपना ये जो क्वेश्चन को इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है ही डैश यस्टरडे, ठीक है, तो ही केम, CAME, ठीक है, तो ये केम लिखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CAME पास्ट टेंस में लिखोगे क्योंकि यस्टरडे है, इस वजह से CAME लिखोगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड वाले में देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है वी डैश नॉट टेल लाई, वी शुड नॉट, ठीक है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो शुड आप यूज करेंगे तो ये बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए, आपके आंसर के लिए, तो यहाँ शुड फिल कर देंगे। उसके बाद रीना इज द डैश गर्ल इन द क्लास, तो रीना के बारे में आप बता सकते हो कि वो इंटेलिजेंट बच्ची है क्लास की, तो इंटेलिजेंट लिख सकते हो, मोस्ट इंटेलिजेंट लगती है, तो या तो ऑलमोस्ट सारे आंसर सही लग रहे हैं कि जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो या इंटेलिजेंट गर्ल भी लिख सकते हो इन द क्लास, तो दोनों ही आंसर सही लग रहे हैं मुझे, तो दोनों चूज कर सकते हो, कोई भी एक चूज कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना ये जो बी सेक्शन था, बी सेक्शन के अंदर 4 मार्क्स के तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 मार्क्स का आपका ये महात्मा गांधी का रफ स्केच था और 4 मार्क्स का एप्लीकेशन, 8 मार्क्स ये हो गया, और 8 के बाद ये 7 मार्क्स इन दोनों को कंबाइंड करके ग्रामर वाला पोर्शन, तो पूरा 15 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आपका ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सी पोर्शन, और सी के अंदर जो सेक्शन है इसके अंदर ये जो आपने स्टोरी और पोएम जो आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था उस बेसिस से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है। जैसे ये 7th क्वेश्चन देखो, और इसमें आपको बोला जा रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना ये जो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट गिवन है ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही गिवन है, तो एक छोटी सी एडवाइस तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपकी बुक के अंदर जितनी भी स्टोरी है, ठीक है, उन सब के ऑथर या राइटर के नाम आप कहीं एक पेपर पे लिख करके नाम याद कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा जितने भी पोएम है आपकी बुक के अंदर उन पोएम का टाइटल याद कर लीजिए और उनको लिखने वाले पोइट कौन है ये लिख लीजिए। यहाँ पे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा या तो आपसे टाइटल ऑफ द पोएम या टाइटल ऑफ द चैप्टर या लेसन या फिर आपसे पोएम का जो पोइट होगा वो पूछ लिया जाएगा या ऑथर पूछ लिया जाएगा। ये एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, ठीक है, तो आपने सारे याद कर लीजिए ताकि एक पेपर पे लिख करके, ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप स्किप ना करो। अब देखो जैसे यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि इट वाज इवनिंग द गार्डन, अब जैसे इसे पढ़ लेना, इसके जो आपकी बुक से ही है तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं लगती है क्योंकि आप एक बार तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसे पढ़ लेना और पढ़ने के बाद जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब में आपको आंसर करना है। देखो ये 4th वाले में आ भी गया कि नेम द पोएट, अब ये जो जहां से ये पोएम लिया गया आपकी बुक से लिया गया तो उसके पोइट कौन थे, उस पोइट का नाम आपसे पूछा गया, अगर आपने याद किया होगा तो आप आंसर लिख दोगे। और इसके अलावा जो फर्स्ट वाले में इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइम्स फॉर द डे वाज इट, किस डे के किस टाइम की बातचीत की जा रही है इसके अंदर, इन लाइंस में आपको यहां लिखना है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है व्हाट डिड द फेयर मेड वांट द पोइट टू डू, पोइट क्या चाहता था, जो फेयर मेड है उसे क्या काम करवाना चाहता था, ये आपको यहां लिखना है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है हु स्माइल्स मेल्टेड इन टीयर्स, तो किसने स्माइल किया था जिनकी आंखें थोड़ी मतलब एक तरह से गीली हो रखी थी, तो उसके बारे में यहां मेंशन करना है। तो इस तरह से ये आपको 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के एक नंबर है, अगर आप चारों सही बता देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में भी आपको बोला जा रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपके ना स्टोरी से, एक आपके ना स्टोरी से आएगा, एक पोएम से आएगा, तो ये वाला आपके स्टोरी का पोर्शन है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ऑथर का नाम और जो स्टोरी का जो टाइटल है ये याद कर लेंगे तो क्वेश्चन राइटिंग आपके लिए थोड़ा सा आंसर राइटिंग ईजी हो जाएगा। जैसे 4th क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बोला गया नेम द चैप्टर, तो चैप्टर का नाम क्या है ये बताओ, तो जब से आपने टाइटल और ये सब याद करके रखोगे तभी बता पाओगे ये, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है हु इज आई इन द अबव लाइन, इसमें आई जो बोल रहा है वो कौन है, कैरेक्टर कौन है, उस कैरेक्टर का आपको यह नाम बताना है। सेकंड में आपसे बोला रहा है हु हैड रिटन द लेटर, ये लेटर लिखा किसने उसका नाम बताना है। और थर्ड में आपको बोला रहा है हुम वाज द लेटर एड्रेस टू, ये लेटर किसको लिखा गया है, किस पर्सन को लिखा गया उस पर्सन का भी नाम लिखना है, किस पर्सन को लिखा गया वो बताना है और किस पर्सन
ने लिखा है वो बताना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आई किसके लिए यूज किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताना है। और फाइनली लास्ट में आपको बोला गया चैप्टर का टाइटल क्या है, नेम क्या है चैप्टर का, वो बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जो है आपकी स्टोरी के एंड में और पोएम के एंड में जो क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसमें आपको बोला जा रहा है आंसर द 4 ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 5 नहीं करना है, एनी 4, कोई भी 4 आप कर सकते हैं, एक छोड़ देना आपको, ताकि आपको ये 4 के मार्क्स मिल सके। 5 करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन के जो बाकी क्वेश्चन है वो छूट सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जैसे आपको यहाँ बोला गया है कि एनी 4, तो कोई भी 4 कर लीजिए जो इजी लगता है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, जिसमें आपको बोला है वेयर डिड द बिरप्पन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 5, ठीक है। तो अक्टूबर के टाइम में वो 1958 के बारे में बताया जा रहा है, वो कहाँ गए थे उस जगह के बारे में आपको यहाँ बताना है। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर, जॉडी के फादर को क्या हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। और थर्ड में आपको बोला जा रहा है व्हाट आर द 3 क्वालिटी दैट प्ले इन द मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम, ऑथर ने जो क्लाइम किया था उसके ऊपर जो 3 क्वालिटीज जो है वो आपको यहाँ पे बताना है। और फोर्थ में आपको बोला जा रहा है व्हाट हैड टिली एंड हर फैमिली कम टू थाईलैंड, वाई थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे, वाई। तो थाईलैंड, ये जो टिली की जो फैमिली है वो थाईलैंड क्यों गए थे वो, और उसकी फैमिली, उसके पीछे का आपको रीजन बताना है कि थाईलैंड जाने के पीछे उनका रीजन क्या है, ये आपको यहाँ पे 4th वाले के क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। और 5th में आपको बोला जा रहा है कि व्हाट डज द बॉय इन द पोएम द स्कूल बॉय से अबाउट हिज टीचर्स एंड स्कूल। जो आपने पोएम पढ़ा था द स्कूल बॉय, इसके अंदर जो बच्चा था वो अपने टीचर्स के बारे में और स्कूल के बारे में क्या बता रहा था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 सेंटेंस तो आप जरूर लिखना, अगर इतने कम लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 2 सेंटेंस तो लिखना है, 4 मार्क्स का होता है तो एटलीस्ट 4 सेंटेंस में आपको आंसर तो लिखना ही लिखना होता है। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना किसी भी 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, टोटल 5 है लेकिन 5 नहीं करना है आपको, सिर्फ 4 क्वेश्चन के ही आंसर आपको करना है। तो जैसे फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डिड द सिस्टर एडवाइस द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड, अपने बर्ड को क्या करना चाहिए प्रिंसेस को, उसके सिस्टर ने क्या एडवाइस किया था, उसकी एडवाइस के बारे में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है व्हाई डिड द कैमल लीव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, अब कैमल जो है वो डेजर्ट के बिल्कुल बीच में क्यों रहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको बताना है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि व्हाई डिड वैल्यू रन अवे फ्रॉम हाउस, वो अपने घर से बाहर क्यों चला गया था, वैल्यू घर छोड़ के क्यों चला गया था, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। और फोर्थ में आपको बोला जा रहा है इन व्हाट वे द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपुताना डेजर्ट, राजपुताना में और बाकी जो उसने यहाँ पे जो देखा दोनों में पूल में क्या डिफरेंस थे फॉरेस्ट पूल के अंदर, वो डिफरेंसेस आपको अपने आंसर में लिख देना है। और फिफ्थ में आपको बोला जा रहा है व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टेड क्रिएट वन डे, तो उसके लिए क्या डिस्ट्रैक्शन था वो आपको यहाँ बताना है। देखो 5 क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी 4 का करना, जिसका बेस्ट आंसर आप दे सकते हो वो वाला आंसर आपको करना है। और लास्ट में आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 10th, और 10th क्वेश्चन में आपको 70 to 100 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ देखो इंटरनल चॉइस दे रखी है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए या नीचे वाला करके दे दीजिए, दोनों करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द मैसेज कन्वे बाय द पोएम विलियम्स ब्लैक इन द पोएम द स्कूल बॉय, द स्कूल बॉय जो पोएम था इसके पीछे क्या मैसेज दिया जा रहा था, इस पोएम को पढ़ने से कि हमें क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। मोरल ऑफ द पोएम कह सकते हो, एक तरह से ये मैसेज कह सकते हो, वो आपको मैसेज इस पोएम को पढ़ने के बाद क्या मिला वो आपको आंसर में लिखना है। ध्यान रहे 75 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना है आंसर। उसके बाद या फिर ये कर लीजिए ऊपर वाला, या फिर नीचे वाला आंसर कर रहे हैं तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है डू यू थिंक इट इज राइट टू किल एन एनिमल टू सेव ह्यूमन लाइफ, जैसे आपसे पूछा जा रहा है आप अपना ओपिनियन दीजिए कि जो एनिमल वगैरह को हम लोग मार देते हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सही है कि ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए हम जो एनिमल को मार देते हैं, आपके हिसाब से राइट है या रॉन्ग है, जो भी है। आप यस में भी आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो नो में भी आंसर दे सकते हो, ये अप टू यू, लेकिन जो भी आंसर दोगे उसके पीछे आपको रीजन भी देना है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, सिर्फ यस नो लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि आपने यस या नो जो भी बता रहे हो आप उसके पीछे आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप यस बोल रहे हो तो क्यों यस बोल रहे हो, नो
बोल रहे हो तो क्यों नो बोल रहे हो। तो ये आप 100 वर्ड, जैसे 75 to 100 वर्ड में आप लिखेंगे तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएगा। 6 मार्क्स का है, अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तब जाके 6 मिलेगा, लेकिन 5 प्लस तो आपको मिल ही सकते हैं, 5 and 5 आप तो मिल जाएगा अगर आप 80-90 वर्ड में भी आंसर लिख लेते हैं तो इस टाइप का ये आपका क्लास 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ये किसी एक केंद्रीय विद्यालय का है। हो सकता है कि भी आप जब इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, अदरवाइज आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और चैनल मिस्टर कृष्णा शाह जो कि मेरा सेकंड चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आ सके। हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड मैंने अपने फर्स्ट चैनल में एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है जहां आपको सारे क्वेश्चन पेपर की वीडियो एक जगह मिल जाएगी, उसे जरूर चेक करिएगा। और फ्रेंड्स @प्रिपरेशन जो कि मेरा मेन चैनल है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहां मैसेज करके आप अपने सारे डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फाइनली बाय बाय।